सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और हम लोग हैं भोपाल पे, जहाँ पे हमारे साथ अमन भैया हैं जो हाइड्रोपोनिक की खेती करते हैं हाइड्रोपोनिक में, और जो ग्रो बैग होते हैं उन पे भी काफ़ी सारी फसलों का उत्पादन करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है क्या और इसमें किस तरह से किन किन फसलों का ये लोग उत्पादन कर रहे हैं, साथ ही जो ग्रो बैग हैं उस पर कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करते हैं और किस तरह से कर रहे हैं। भैया, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप पहले तो जो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बता दें। तो हाइड्रोपोनिक का बेसिक मतलब रहता है कि आप खेती कर रहे हैं बिना मिट्टी के, है ना। इसमें केवल पानी के द्वारा आप अपने पौधों को सब तरह का न्यूट्रिएंट देते हैं, तो पौधे उसी पे ग्रो करते हैं। इसमें हाइड्रोपोनिक ग्रो बैग भी हाइड्रोपोनिक की श्रेणी में आता है, NFT भी उसी में आता है। बस फर्क इतना है कि जो बड़े पौधे होते हैं, टमाटर हो गया, अपना खीरा हो गया, इस तरह के जो पौधे जो बहुत ऊंचा निकलता है, तो उनको हम उसको कहीं जगह देने के लिए कि कहीं वो अपना जड़ें पकड़ पाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऐसी चीजों का जो कि उसको सिर्फ सपोर्ट दे सके, पर उसमें कोई उनकी खुद की कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती। आप इसमें रेत का प्रयोग कर सकते हैं, पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग कोकोपीट का प्रयोग करते हैं क्योंकि सस्ता है, हल्का है, आसान है उसको यूज करना। तो उसी ग्रो बैग को हम पानी मतलब ड्रिप के माध्यम से उसमें पानी जिसमें सारे हम न्यूट्रिएंट मिला के देते हैं, तो उस हिसाब से वो ग्रो होता है। और ये है NFT, जिसमें कि ये चैनल के नीचे एक बहुत ही पतली फिल्म चल रही होती है पानी की। ये 24 घंटे चलती रहती है, जिसके अंदर हम जिस पौधे को जैसा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो देते हैं, और पौधा उसी फिल्म के द्वारा पानी अब्जॉर्ब करता है, अपना आहार अब्जॉर्ब करता है और उसी पे ग्रो करता है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी ज़्यादा सूटेड है छोटे पौधों के लिए, और ग्रो बैग की टेक्नोलॉजी ज़्यादा सूटेड है बहुत बड़े पौधों के लिए। अच्छा, जैसे ये हाइड्रोपोनिक जो टेक्नोलॉजी NFT आप बता रहे हैं, ये पूरा सेटअप की बात करें तो कब से आप लोग स्टार्ट किए और क्या स्टोरी थी स्टार्ट करने के पीछे? इसके पीछे सोच विचार तो बहुत पुराना था। कॉलेज के समय से हम लोग, मैं और मेरा पार्टनर, हम लोग इस बारे में बात करते थे। पर क्या कहते हैं, कोविड आया, तो कोविड के बाद रियलाइजेशन हुआ कि एक न्यूट्रिएंट डेंस हेल्दी खाने की सबको बहुत ज़रूरत है, तो जो कि इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो शुरुआत इसी के थ्रू हुई थी, और हम लोग को फोकस करना था हमेशा से ग्रोइंग पे, कि हम अलग अलग तरीके अलग अलग वैरायटीज़ ग्रो करना चाहते थे। पर हुआ ये कि हमको कोई जिनसे भी हम कोटेशन मांगते थे कि हमारे लिए सेटअप खड़ा कर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बोलता था। और जो बहुत बड़ी कंपनियां जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके लिए छोटे प्रोजेक्ट्स करना वायबल नहीं रहता था, तो वो बेसिकली इग्नोर करती थी। तो हमने फिर अपने ऊपर ही लिया, मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों यहाँ दिन भर खड़े रह के हमने खुद ही से पूरा स्ट्रक्चर बनवाया सब चीज़ की। और ग्रोइंग के साथ साथ हमें पूरे सेटअप का भी आइडिया हो गया जाने अनजाने में। हम लोग का कभी गोल नहीं था ये चीज़ करना, पर ये करते करते क्योंकि ज़रूरत पड़ी, तो हम पूरी चीज़ लाइक अपना ज़मीन से लेके स्ट्रक्चर को खड़ा करना, चीज़ों को इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद पौधों को उगाना, ये सब हम सीख गए भगवान की कृपा से। सर, यहाँ पे आप कौन कौन सी फसलें ग्रो करते हैं? तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमारी छोटी एक R&D फैसिलिटी है, हम यहाँ पे ट्रायल लेने के लिए करीब 16-17 फसलें ग्रो कर चुके हैं। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, अपने कॉमन सब्जियों की बात करें तो हम पालक ग्रो कर रहे हैं, बेबी स्पिनच ग्रो कर रहे हैं, धनिया ग्रो कर रहे हैं, पुदीना ग्रो कर रहे हैं। एक्सोटिक की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम केल, बॉक चॉय, रॉकेट, स्विस चार्ट हो गया, ये ग्रो कर रहे हैं। लेटस, अलग अलग वैरायटी की लेटस ग्रो कर रहे हैं। हम टमेटोज ग्रो कर रहे हैं, अपने रेगुलर गोल टमाटर ग्रो कर रहे हैं, हम अपने खीरा ग्रो कर रहे हैं, इंग्लिश क्यूकम्बर ग्रो कर रहे हैं, शिमला मिर्च, जैलोपिनोस, ये सब चीज़ हम ग्रो कर रहे हैं। चेरी टमाटर भी हमने काफ़ी ग्रो किया। सैन मार्जानो एक वैरायटी रहती है अपने इटालियन टमाटर की, वो ग्रो करी। तो हम सब चीज़ यहाँ पे एक बार ग्रो करके देख चुके हैं। अपना एट प्रेजेंट हमारे यहाँ करीब 11 क्रॉप्स लगी हुई हैं उन 17 में से। तो इस तरीके से हम वो करते हैं, मतलब बहुत बड़ी वैरायटी ग्रो करके हर चीज़ों का हम ट्रायल लेते रहते हैं। अच्छा, कई बार जो दर्शक देते हैं, जो किसान गांव घर से बैठ के देखता है और जो नॉर्मली बड़ी फील्ड में खेती करता है, उसे लगता है कि बिना जमीन के और बिना मिट्टी के कैसे खेती कर लेते हैं। पौधे को कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसको पानी की ज़रूरत होती है, उसको धूप की ज़रूरत होती है, और उसको पोषण की ज़रूरत होती है। तो जो पोषण है, पोषण वो किसी भी तरीके से अब्जॉर्ब कर सकता है,
ग्रांटेड कि वो पोषण उसको उस तरीके से मिल रहा हो जो कि वो खा सकता है। जैसे समुद्र में पानी बहुत होता है, पर अगर हम बोलें कि हम समुद्र का पानी पी लें तो वो नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से हम जो इनको पानी देते हैं उसमें उस पानी में भले आपने सारे न्यूट्रिएंट डाले हुए हों, उसका एक पैरामीटर रहता है पीएच एक तरीके से ये करता है कि उस रेंज में अगर पीएच रहेगा, 7 अपना सादे पानी का पीएच रहता है, उससे कम अगर रहता है तो वो पौधे अब्जॉर्ब कर सकते हैं 5.5 से 6.5 के बीच में। तो जब हम उसको ऐसे पानी देते हैं तो पौधे उस न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है, और जब वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है उसको उसका पानी मिल गया, उसको उसका खाना मिल गया, उसको उसकी हवा मिल गई, उसको रोशनी मिल रही है, तो फिर पौधा अच्छे से ग्रो करता है। तो इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जैसे ये हाइड्रोपोनिक में आप लगाते होंगे प्लांट, इसकी नर्सरी भी तैयार करते होंगे, तो किस तरह से नर्सरी तैयार करते हैं, और जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो कितनी सावधानी रखते हैं कि प्लांट डैमेज भी ना हो? जी, तो इसमें कुछ बातें तो हैं, जैसे नर्सरी करना एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि इसमें NFT में स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देखते हैं, ये बहुत जल्दी इनकी साइकिल चलती है। बहुत बार इसमें रीसीडिंग करके नए पौधे डालने पड़ते हैं। तो इसमें 2 तरीके बहुत कॉमनली यूज होते हैं, हम लोग भी यही 2 तरीके यूज करते हैं। एक होता है ओएसिस क्यूब, ये बेसिकली एक फोम आती है जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से पानी अब्जॉर्ब करके रखती है। तो उसको हम गीला करते हैं, उसके अंदर हम बीज डालते हैं और उन बीजों को कुछ समय के लिए अंधेरे में रखते हैं। जब वो बीज हल्का सा फुटाव ले ले, फिर हम उसके ऊपर से अंधेरे मतलब उसको रोशनी में रख देते हैं और बीज उगना शुरू हो जाता है। जब बीज एक पर्टिकुलर हाइट का हो जाता है, कुछ उसके पत्तियां निकल आती हैं, तब हम उसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं अपने चैनल्स में। और यही चीज़ इधर पे भी होती है, अपने ग्रो बैग्स में भी। दूसरा तरीका है कि आप वो फोम अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो, आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपना हम जो नॉर्मल हमारी जो सीडलिंग ट्रेज रहती हैं, सीडलिंग ट्रे में हमने कोकोपीट भरा, उसमें आप बीज डाल दें। ज़रूर मार्क ज़रूर कीजिए क्या लगाया है आपने, किस तारीख को लगाया है आपने, क्योंकि स्पेशली हाइड्रोपोनिक्स में बहुत ज़रूरी है कि आपको आइडिया रहे कि कितने समय में आपकी चीज़ें ग्रो हो रही हैं। तो एक बार जब आपके पौधे ने फुटाव ले लिया है, आपने उसको रोशनी में रख दिया है, उसने जड़ अच्छी पकड़ ली, अब उसको फिर उसी अनुसार ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ग्रो बैग में या अपने NFT चैनल्स में। अच्छा, जैसे पालक आप बता रहे हैं, पालक लगा हुआ है, हम लोग देख भी पा रहे हैं, तो पालक कितने दिनों में हाइड्रोपोनिक में तैयार हो जाता है? जी देखिए, हम लोग इसको स्टेजेस में लगाते हैं ना। हम लोग को 4 से 5 दिन लगता है इसको फुटाव लेने में हमारी पालक को, है ना। उस समय वो हमारे सीडलिंग के रैक्स पे रखी रहती है, क्योंकि उस समय उसको जगह ज़्यादा नहीं चाहिए। एक ट्रे में आपका 120-140 पौधे आ जाते हैं, तो उनको किसी जगह में हम रख देते हैं, क्योंकि इसमें हमको स्पेस मैक्सिमाइज करना है। जी। तो जब वो उस वाली ट्रे में रखा हुआ है, उसने फुटाव लिया, उसको हमने रोशनी में रखा, जब तक अब उसको लगता है कि अब ये उस ट्रे में रहने लायक नहीं है, अब उसको बड़ा करना है, तो हम उसको अलग स्टेज में ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ पे वो उसको थोड़ा सा हम क्यूब्स को दूर कर देते हैं, वो थोड़ी सी और जगह ले पाते हैं। उसके फिर कुछ दिन के बाद हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं इनको NFT में। अब हमारी घड़ी चालू होती है NFT पे, क्योंकि यही NFT चैनल में जैसे कोई पौधा रखाया, तो वहाँ से हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुआ, क्योंकि हमारा खर्चा उसी पे मेन हो रहा है। हमारे सीडलिंग ट्रेज हम पे ज़्यादा खर्चा मतलब हमको नहीं करना पड़ता उन पर। यहाँ पे बिजली खप रही है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट का पानी चल रहा है, यहाँ पे हमारी लेबर इसको अटेंड कर रही है। तो वहाँ पे यहाँ से जब हम शुरू करते हैं, तो जैसे हमारा पौधा अच्छे साइज पे आके ग्रो करके NFT चैनल में रखा गया, तब से लेके हमारा हार्वेस्ट 35 डेज का रहता है। 35 डेज। अच्छा, जैसे ये जो आप फार्मिंग कर रहे हैं, जो मार्केट की अगर बात करें कि क्योंकि फार्मरों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम अच्छा प्रोडक्शन तो ले लेंगे, लेकिन उसको सेल कहाँ करेंगे, तो आप लोग किस तरह का नेटवर्क बना रहे हैं इसकी मार्केटिंग के लिए, और किस तरह से मार्केटिंग करते हैं? देखिए, अभी ये तो बहुत ही एक छोटा वो है, जिसमें हमारे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है कि हम मंडी में जाएं। तो हम लोग ऑल्दो डिस्करेज करेंगे लोगों को कि वो मंडी जाएं अगर आपका प्रोडक्शन कम है। सबसे पहले टारगेट करना चाहिए आप लोगों को कि कोई अच्छे कैफ़ेज़ हों जो कि क्वालिटी कॉन्शियस हों, वैसे कैफ़ेज़ हों, रेस्टोरेंट्स हों जो कि अलग अलग चीज़ें सर्व करते हैं, जिनको वैरायटी अलग अलग चाहिए होती है। लोकली इन सब चीज़ों का उत्पादन बहुत कम है। भोपाल जैसी जगह में भी मेजॉरिटी सामान सब दिल्ली से आता है, कुछ बम्बई से आता है। तो आप अगर लोकल उनको अच्छा प्रोड्यूस दे सकते हैं, तो बहुत ऐसी जनता है जो कि होटल्स, रेस्टोरेंट जो आपको बिल्कुल तैयार रहेंगे, एक पैर पे खड़े रहेंगे आपसे प्रोड्यूस देने के लिए।
तो शुरुआत वहाँ से करें, अलग अलग लोगों के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, उनको अपना प्रोड्यूस दिखाएं, उनको चखाएं, डिफरेंस बताएं, भले उनको आप अपने खेत पे इनवाइट करें, कि एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो फिर आपका मार्केट काफ़ी स्पीड पकड़ने लग जाता है। तो इसमें आप न्यूट्रिएंट में क्या देते हैं? जो भी पौधे हैं, जैसे पानी रनिंग करते हैं तो उसके साथ कौन कौन से न्यूट्रिएंट देते हैं और किस तरह से देते हैं? देखिए, न्यूट्रिएंट हर पौधे की अलग रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग, पर आपको अगर शौकिया तौर पे करना है तो आप एक कॉमन न्यूट्रिएंट सबको चला सकते हैं। पर यहाँ पे जब कमर्शियल की बात करें तो सबका न्यूट्रिएंट एकदम प्रिसाइज रहना चाहिए, उसका जो पीएच रेंज रहती है वो बिल्कुल प्रिसाइज रहनी चाहिए, जो ईसी रहता है, ईसी बेसिकली रहता है कि आपके पानी में उस न्यूट्रिएंट का लेवल कितना है, ये सब चीज़ें एकदम बराबर रहनी चाहिए जिसकी वजह से आपका पौधा बढ़े। तो इसमें जनरली वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो अपने को बाजार में मिलते हैं, ये उन्हीं के मिक्सचर से बनता है, और हर क्रॉप को अलग अलग उसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड हमने अपनी खुद की रेसिपीज डेवलप करी हैं R&D करके कि कैसा किस पौधे पे क्या असर आ रहा है, तो उस हिसाब से हम वो चलाते हैं। मतलब जो इनपुट कास्ट हम लोगों की लग रही है वो कितना कम किया जा सके, ताकि जो एक मार्केट में अच्छा उसका रेट भी मिल पाए और मार्जिन हो पाए इनपुट और आउटपुट कास्ट। भैया मुझे एक चीज़ और बताएं, जो ये आपके ग्रोवर बैग हैं, इन पे जो आप फसल उगाते हैं और जो ये हाइड्रोपोनिक में उगाते हैं, दोनों किस तरह से डिफरेंट हैं? देखिए, जो अपने जो NFT चैनल में जो चीज़ें उगती हैं, ये छोटे पत्तीदार पौधे रेकमेंडेड हैं इसके लिए, क्योंकि इनकी साइकिल छोटी होती है, आप 30 से 35 दिन में इनको निकालते हैं, अपने चैनल साफ करते हैं और फिर से शुरुआत कर देते हैं। ये छोटे पौधों के लिए अच्छा है, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए। जो ग्रो बैग का जो सिस्टम है, ये अपने जो बड़े पौधे हैं जिनको हम 6 महीने की फसलें, 8 महीने, साल भर की जो फसलें हम लेते हैं, जैसे जो एक्सपोर्ट ग्रोअर्स रहते हैं वो 8 से 9 महीने, 10 महीने तक अपने टमाटर के पौधे को चला लेते हैं। खीरा 4 महीने की फसल हो जाती है। तो इन फसलों को अपना जड़ें फैलाने के लिए जगह चाहिए रहती है। ये सब फसलें जो कि ग्रो बैग्स में करना सबसे अच्छा है, क्योंकि जगह की अवेलेबिलिटी है। चैनल्स में क्या है कि आपकी जड़ें इतनी बढ़ जाएंगी, वो चैनल चौक कर देंगी। पर इन सब में यह है कि आपका एक बैग है, आपने इस बैग में उसको न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, कुछ भी बीमारी होगी तो वो उतने से एक बैग में ही सीमित रह जाएगी। तो उस हिसाब से बड़े पौधों के लिए, जो लॉन्ग टर्म क्रॉप्स हैं, उनके लिए ये बहुत प्रेफरेबल टेक्नोलॉजी है। अच्छा, फ्यूचर में अपने इस बिजनेस को, या हाइड्रोपोनिक कहें, ग्रोवर बैग की कहें, या इस पूरे पॉली हाउस की हम बात करें, फ्यूचर में और कितना बढ़ाने का आप लोगों का प्लान है और फ्यूचर का क्या प्लान है? जी, देखिए, हमारी R&D ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमको मतलब वैसे तो सीखना तो पूरे जीवन भर रहेगा, ये फील्ड ऐसी है, पर अब हम उस स्टेट पे आ गए हैं जो कि अब हम इसको एक्सपैंड करना शुरू करेंगे। हम लोग करीब इसको 5 एकड़ पे नेक्स्ट लेकर जाएंगे, एंड विद इन द नेक्स्ट 2 years हम इसको अराउंड अब मान के चल सकते हैं 100 एकड़ तक का प्लान है। 100 एकड़ तक में हाइड्रोपोनिक और ग्रोवर बैग के दोनों में कल्टीवेशन करने के लिए। मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो हमारे युवा साथी खासकर से देख रहे हैं और जो किसान देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कि खेती जब करें तो सब चीज़ आपको पता रहनी चाहिए आप क्या कर रहे हैं। आप हाथ धर के ना बैठें, आपको पता रहना चाहिए आप कौन से बीज लगा रहे हैं, आपको किस समय पे क्या उपचार करना है, एंड हर चीज़ में प्रोएक्टिव रहें। प्रोएक्टिव का मतलब कुछ बुरा होने से पहले ही उस पे कुछ आप स्टेप ले लें। बीमारी लग रही है, उसके बाद आप दवाई स्प्रे कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे 100% पेस्टिसाइड फ्री काम करते हैं, तो यहाँ पे हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। आप देख सकते हैं कैब से हम अपने जूते बदल के आते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से आप एक बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। और खेती में एंड ऑफ द डे यही है कि आप कुछ भी बड़ा होने से पहले उसको अगर पहले छोटेपन में अगर आप निपटा पाएँ तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें भैया कोई रोग वगैरह भी लगता है कुछ? अगर हाँ, देखिए, रोग तो आ सकता है। रोग सबसे पहले आता है इम्बैलेंस की वजह से। आपने अगर अपना न्यूट्रिएंट सही नहीं दिया, आपने सही समय पे पौधे की कटिंग नहीं करी, आपने सही समय पे पौधे की हार्वेस्टिंग नहीं करी, सबसे पहले वहाँ से रोग आने शुरू होता है। दूसरी रोग आने शुरू होते हैं हम खुद से, कि हम बाहर घास में चल कर आ रहे हैं और हमारे पैरों पे सब कीड़े वगैरह चिपके हुए हैं, हमको पता नहीं चलता।
पर हम जब अंदर घुसते हैं वो वही कीड़े यहाँ पे आ जाते हैं और चीज़ फैलनी शुरू हो जाती है। तो यही आप अगर इन दो चीज़ों का ध्यान रखें और एकदम रेगुलर अपने पौधों को चेक करते रहें, उनके पत्ते पलटा के देखें, उनका स्वास्थ्य चेक करते रहें, तो कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है। आप बैलेंस मेंटेन करके चलें, अपने न्यूट्रिएंट का पौधे चेक करते रहें और हाइजीन मेंटेन करें, तो कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज और ये बताइए कि ये जब आप लोग शुरू किए जी, तो कहीं से ट्रेनिंग वगैरह लिए कि इसको खेती करने के लिए, क्योंकि अमूमन जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उतना ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो कहीं से आप लोग ट्रेनिंग लिए या फिर चीजों को सर्च करके सीखे और उसके बाद शुरू किए? देखिए, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। मैं जब पढ़ाई करके वापस आया तो सिंस कॉलेज में इसके बारे में पढ़ता रहता था और कई सालों के समय में किताबें पढ़ के, नए कोई रिसर्च पेपर आए वो पढ़ के, तो वहाँ से बस अपना थोड़ा धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करते हम यहाँ तक पहुँचे। अभी भी बहुत सीखना बाकी है, पर शुरुआत ऐसे ही हुई थी और मेरे हिसाब से ये काम सब कर सकते हैं जिनका थोड़ी सी भी लगन हो इस काम को करने की। इन्फॉर्मेशन पूरी सब जगह अवेलेबल है, कोई उसमें बड़ा वो नहीं है, इन्फॉर्मेशन सब है, बस पढ़ने का वो होना चाहिए। अच्छा, आप लोग साथ कुछ फार्मर भी जुड़े हैं या फिर फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान है कि हम लोग फार्मरों से जुड़ के और इस काम को और एक्सपेंड करेंगे? जी, ये बिल्कुल है और ये हम साथ में अपने साथ लोगों को जोड़ा भी हुआ है हमने। हमारा गोल इसके साथ ये था कि हम बिल्कुल 0 पेस्टिसाइड यूज़ करके खेती करना चाहते थे और ये चीज़ हमने अचीव कर लिया और अब हम यही चीज़ सामने वालों को भी सिखाते हैं। मतलब हमको इतना कॉन्फिडेंस है हमारे उपज पे कि हम सुबह हो, शाम हो, रात हो, हम अपने पत्ती तोड़ के बिना धोए खा सकते हैं और हमें बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ इसके द्वारा करना चाहते हैं कि सबके पास रहे, कि जो खाने वाला भी खुश और जो उगा रहा है वो भी खुश। तो ये है हमारा सबसे बड़ा, और यही चीज़ हम प्रोपोगेट भी करते हैं, लोगों को भी साथ में जोड़ के हम चल रहे हैं। अच्छा, जैसे आप युवा हो कि इस काम को शुरू किए, तो जो आपकी सोसाइटी है जहाँ पे लोग देखते हैं, तो वहाँ पे किस तरह की चेंजिंग आई है और उन लोगों से आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है? देखिए, शुरुआत में तो सबको लगता है कि खेती नुकसान का ही वो है और बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि क्यों करना चाहते हो ये, क्यों, क्या वो है, और बहुत इस तरह के प्रश्न कि 20 रुपए की पालक बेच के क्या ही पैसा बनेगा। तो पर आज के समय पे जब वो देखते हैं और जब क्वालिटी में डिफरेंस देखते हैं, तो एक तो उन लोगों के प्रश्न खत्म हो गए हैं और ऊपर से वही लोग हमसे बोलते हैं कि यार कुछ आपके पास अगर हो, बच जाए तो प्लीज़ हमें दे दो। तो उस हिसाब से बदलाव बहुत बड़ा आया है हमारे आसपास के लोगों में। ओवरऑल खेती को लेके एक अच्छी मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच हो गया है लोगों का, जो हमारे आसपास के। अगर घर वालों की बात करें, जब आप कहे कि मैं खेती करूंगा जी, तो घर वालों का क्या रिस्पांस था? घर वालों ने सपोर्ट किया। वो कह रहे, उनका बस कहना ये रहा था कि ध्यान रखना कि क्या कर रहे हो और मतलब, और अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको पूरा एंड तक अंजाम देना, ही नहीं कि बीच में छोड़ दिया है कुछ। तो घर वालों का, मेरे और मेरे पार्टनर दोनों के घर वालों का सपोर्ट इसमें काफ़ी रहा था कि करके देखो, कोई हर्ज नहीं है, अभी उम्र है, कुछ नया हटके करना चाहते हो तो करके देखो, पर मतलब सोच समझ के। अमन भैया, आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, इतनी सारी जानकारी दी है, खासकर से हाइड्रोपोनिक जो एक नई टेक्नोलॉजी है, और जब फार्मर देखता है तो उसे चीज़ों में विश्वास नहीं होती कि अच्छा हम बिना मिट्टी के भी चीज़ों को उगा सकते हैं, और भोपाल जैसी जगहों पे आप लोग उगा रहे हैं चीज़ों को और एक मार्केट चेन बना के सप्लाई भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।